आपके जगह का इतिहास पता चलेगा। मगर आप जो व्यक्ति बिल्कुल अनलिटरेट, बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो वृद्धजन है, आप अपने गाँव में गए, उस वृद्धजन के साथ आप बैठो, आप उनसे बात करो तो वो आपको बात आज़ादी के समय की सुनाने लगेगा। तो जी। कहीं न कहीं उस गाँव में आज़ादी के समय क्या स्थिति थी, वो गाँव 40 साल पहले कैसा था, 20 साल पहले कैसा था, वो आपको वैसे ही बता देगा। आप उस गाँव का गूगल में ढूँढते फिरो कि फलाने गाँव में 20 साल पहले क्या था और 40 साल पहले क्या था, लेकिन वो बुजुर्ग आपको उसकी एक अच्छी खासी तो आज़ादी के समय की स्थिति भी आपको बता देगा और वो ऐसा जीवंत आपको बताएगा कि आपके मतलब दृष्टि पटल, मस्तिष्क पटल में वो सारी चीज़ छप जाएगी। तो ऐसे भी छोटे-छोटे अनुभव हम एक अनलिटरेट व्यक्ति से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने जी, और जी। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर। जैसा कि आपने कहा कि हम युवा तो इस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। अब जो विचारधारा का परिवर्तन है, वो बुजुर्गों को किस तरह से अपनी विचारधारा में बदलाव हाँ, लाना कहीं न चाहिए? कहीं उनको भी इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। मैं एक छोटा-सा उदाहरण बता दूँ कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी ईगल है, इसका जीवन जो होता है 40 साल का होता है। अब जी, आप बोलोगे एक पक्षी कैसे 40 साल तक जीता है? तो उस वो एक व्यथा, वेदना और एक दर्द वेदना से गुज़रता है। 20 साल की आयु होते-होते जो ईगल है उसके पंख, नाखून, चोंच ये इतने वो हो जाते हैं जैसे उसकी चोंच जो है मुड़ जाती है, यानी वो शिकार नहीं कर सकता। जी, पंख उसके भारी हो जाते हैं, बदन उसका भारी हो जाता है। तो वो उस समय क्या करता है एक निर्जन स्थान में जाता है और अपनी चोंच को तोड़ लेता है, पत्थर पे पटक-पटक के। बहुत वेदनादायक और मतलब कष्ट पीड़ादायक ये प्रोसेस होती है। अपनी चोंच तोड़ के वो महीनों 2 महीनों जो है वो भूखा भी रहता है। फिर जब उसकी नई चोंच उगती है, उस नई चोंच से अपने सारे पंख उखाड़ के फेंक देता है। और नई चोंच और फिर जब नए पंख उसके उग जाते हैं तो उसके साथ वो 20 साल तक फिर एक बहुत शानदार जीवन फिर जीता है। यानी इस तरह से वो 40 से 50 साल तक जीवन जीता है। वही हम जो हमारे वृद्धजन हैं, हम कहते हैं शारीरिक रूप से बेशक वो शिथिल हो जाते हैं, शारीरिक पीड़ाएँ उनको रहती हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनमें जो जोश, युवा उत्साह जो रहता है, या उनका जो अनुभव है, उस अनुभव को वो बाँटे में एक भारतीय परंपरा के अंतर्गत मैं ये भी बताऊँगा कि जैसे हमारे 25-25 साल के 4 आश्रम बंधे हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, ब्रह्मचर्य के बाद जो होता है गृहस्थ आश्रम होता है, उसके बाद फिर जो है वानप्रस्थ और फिर सन्यास। अब आप बोलेंगे वानप्रस्थ पहले क्यों, सन्यास क्यों बाद में है? तो एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन में जो अनुभव प्राप्त करता है, उसका जब वानप्रस्थ जाता है और जी। वानप्रस्थ में भी अकेले में मनन करके जो 25 साल वो करता है और वापस फिर सन्यास जीवन में वापस समाज में आता है और अपने जीवन का जो कुछ रस है या जो मूल है, वो लोगों को समाज में बाँटता है उस अनुभव को और उस अनुभव से समाज जो है लाभान्वित होता है। जी। और इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करके जो है समाज जो है, समाज का जो युवा है या जो नई पीढ़ी है, वो आगे विकास करती है। तो ऐसे ही मैं हमारे जो वृद्धजन हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि उनका जिस भी क्षेत्र में अनुभव हो, उस अनुभव को लोगों में बाँटें। अब सर आपने जैसा जैसा अब आपने कहा कि वृद्ध जो हैं, बुजुर्ग जो हैं हमारे, वो अपना अनुभव बाँटे। वर्तमान परिस्थितियों में हम ये देख रहे हैं कि बुजुर्ग अकेले हैं, उनके जी। सामने अकेलेपन की बहुत बड़ी समस्या आ जी, गई जी, है। तो जी। अकेलेपन से मतलब वो कैसे निपटें? उसका मतलब निपटारा कैसे करें? ये समस्या जो ज़्यादातर शहरी क्षेत्र की समस्या है। जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र में आज हम किसी भी छोटे से गाँव में चले जाओ तो आपको 10-15 बुजुर्ग जो है किसी भी चौपाल के नीचे, पेड़ के नीचे या तो चौपाल खेलते या फिर गप मारते या बातचीत करते आपको जी, मिल जाएँगे और आप कोई नए अजनबी व्यक्ति उस गाँव में घुसेंगे तो सबसे पहले वही आपको टोकेंगे। या तो बोलेंगे जयराम जी कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? ये रहता है और उनके अपने एक सहपाठी अपने सहपाठी कहना चाहिए, उनके साथ के जो लोग हैं वो बड़ा उनका अच्छा टाइम गुज़रता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या हो गया है कि एक आपाधापी की ज़िंदगी है, बेटा है नौकरी करता है, वो अपना नौकरी चला गया, बहू है नौकरी करती, नौकरी चली गई, बच्चे स्कूल चले गए, बुजुर्ग घर में अकेला है। और अड़ोस-पड़ोस के साथ भी आजकल संबंध वैसे नहीं रखते व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी लगा के हम लोग इतिश्री कर देते हैं। युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि हम सोचते हैं कि माँ-बाप को टीवी लगा दो, संस्कार चैनल लगा दो, कि दिन भर उनका टाइम ये होता रहे, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। उनको जी। आपको समय देना ही पड़ेगा। तो उसका मतलब किस तरह से समाधान किया जाए? शहरी मतलब क्षेत्र विधान के क्या है? मामले में तो मैं समझता हूँ कि शासन की ओर से भी ऐसे ओल्ड क्लब बनाए जाने चाहिए, जिसमें जो हमारे जैसे पेंशनर क्लब एक चलता है, इसी प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अकेले हैं, उनके लिए एक ऐसा क्लब जैसा हो, जहाँ उनके ही हम उम्र के व्यक्ति, उनके संगी साथी आपस में रहें, तो उनका एक वो अकेलापन होगा और हमारे युवाओं को भी बहुत आवश्यक कम से कम दिन में 2 से 3 घंटा जब वो वापस आएँ, तो उनके साथ भी अपना समय दें।
क्योंकि उन्हें समय की ज़रूरत है, उन्हें किसी आर्थिक लाभ की आवश्यकता नहीं है। भाई अपना इलाज, अपनी देख-रेख तो वो लोग करते ही हैं अपने हिसाब से। लेकिन आपका जो समय है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप समय देते तो इन समस्याओं से भी हम आगे निजात पा सकते हैं। जैसा कि हम बार-बार युवाओं की ज़िम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, तो बुज़ुर्गों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र बढ़ गई तो सारी ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो गई हैं। तो समाज को और परिवार को एक बनाए रखने के लिए बुज़ुर्गों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? बुजुर्गों की ज़िम्मेदारियों के अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको अपना अधिक से अधिक समय शारीरिक गतिविधियों में देना चाहिए। जैसे मतलब क्या होता है कि उस एज में जाके सारी गतिविधि अगर रोक ले, घर पे पड़े हैं तो ऑटोमेटिक ही रोका जाता है। तो वो थोड़ा टहले। हम देखते हैं कई बार हमारे आजकल वृद्धाश्रम और ये अनाथाश्रम तो हमारे संस्कृति की कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ऐसा कभी होता था। लेकिन अब एक चल निकला है, समस्याएँ आई समाज में तो नई-नई चीज़ें भी पैदा हुई। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जहाँ अनाथ आश्रम है वहीं वृद्धाश्रम हो? तो बच्चों को एक उनकी ज़रूरत है, पेरेंट्स की ज़रूरत है एक और बुजुर्गों को एक बच्चों के साथ बातचीत, अपने अनुभव साझा करने की ज़रूरत है। ये दोनों को अगर एक साथ मिला के रखा जाए, कभी भी जहाँ पर भी ओल्ड एज होम बनाते हैं वहीं पे हम अपना अनाथ आश्रम भी बनाएँ ताकि बच्चों को एक बुजुर्ग मिल गया, बुजुर्गों को एक बच्चों का स्नेह प्रेम मिल गया और ये लोग आपस में एक-दूसरे के साथ इतने अच्छे से रहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट होता है। अब अभी हम देखते हैं वृद्धाश्रम कहीं बना है, अनाथ आश्रम कहीं बना है, जी। उनकी अपनी समस्या है, बुजुर्गों की अपनी समस्या। लेकिन आप ये मत समझिए कि बुजुर्गों के लिए हम दवाई ला दिए, उनका भोजन-पानी का इंतज़ाम कर दिए तो उनका सब हो गया। उनको समय देना ज़रूरी है। उनके साथ कोई ना कोई रहना इस एज में ज़रूरी है। तो ये भी हम अपना सकते हैं, खासकर अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम। वैसे तो मैं इसके विरुद्ध हूँ कि ये चीज़ें तो समाज में होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब समाज की समस्याएँ तो है। जी। लेकिन बुजुर्गों को भी ये चाहिए कि अपनी इस एज में भी आके जो अपन अनुभव है उनको समाज में साझा करें। बहुत से ऐसे हमारे समाज में ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनके अनुभव की आवश्यकता है और वो अगर इस क्षेत्र में अनुभव देते तो न सिर्फ उनका भी समय बहुत अच्छे से व्यतीत होगा और उनको भी ये बहुत अच्छा लगेगा कि हमने समाज को अपने अनुभव का कुछ न कुछ लाभ दिया। चलिए बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उन्हें किस तरह का आचरण रखना चाहिए घर में? बुजुर्गों का तो ये है कि वो बड़े हैं घर के और एक सुनते भी हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए। पूरी तो नहीं मालूम मुझे लेकिन ये मुखिया जो है वो उसी तरह से होना चाहिए कि वो मुख के समान होना चाहिए कि जैसे मुख से हम जब कोई भोजन करते हैं तो शरीर के सभी अंगों का उसका जो है वो रस पहुँचता है और रक्त का संचार होता है। वैसे ही मुखिया जो है उसको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये कई बार ये होता है, ये ज़्यादातर देखने में आता है, हम लोग जब कोर्ट कचहरी में देखते हैं तो ज़्यादातर वृद्ध महिलाओं के संबंध में होता है, सास और बहू के झगड़े जो है वो जी। बड़े आम होते हैं कोर्ट कचहरी में। और वो कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ आर्थिक नहीं होता, वो बस मान-सम्मान की एक लड़ाई होती है कि बहू कुछ ज़्यादा मान चाहती है, सास बहू से कुछ ज़्यादा मान-सम्मान चाहती है। तो इन सब चीज़ों का भी एक बैलेंस होना चाहिए, बुजुर्गों को भी ये थोड़ा-सा विचार में लेना चाहिए। मेरी बात हमारे बुजुर्गजन जो पूजनीय बुजुर्गजन सुन रहे हों, तो वो भी ये देखें कि एक समय हमने जो जीवन का अनुभव का लाभ लिया उसको बताने का एक तरीका होता है। कई बार सास जो है बहू को बताती है कि देखो मेरे समय में तो ये होता था कि हम लोग चक्की में आटा पीसते मतलब गेहूँ पीसते थे और पीस के निकालते थे। जी। ठीक है भाई, अब बहू आ गई, मिक्सी आ गई, सब चीज़ें आ गई। तो ठीक है, आपने जो जीवन जिया बहुत अच्छी बात है, उसका सम्मान होना चाहिए, आपका अनुभव होना चाहिए, लेकिन बहू नहीं है, उसको सिखाना या अनुभव देना आपका कार्य है। लेकिन सिखाने का जो तरीका है वो उसमें ये होना चाहिए कि जैसे हम अपनी एक बेटी को सिखाते हैं, वैसे अगर हमारी बुजुर्ग माताएँ अपनी बहू को भी सिखाएँ, तो हर घर का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हाँ, सम्मान दोनों के बीच में रहना ज़रूरी है कि जैसे एक बेटी अपनी माँ का सम्मान करती है, वैसे एक बहू भी अपने सास को वो करे, तो सम्मान दे, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। चलिए बहुत अच्छी बात बताई और आपने ये भी कहा कि वृद्धाश्रम की बात हुई और कोर्ट कचहरी की बात हुई। तो कई बार हम देखते हैं कि वृद्ध अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से क्योंकि कमज़ोर हो जाते हैं और आर्थिक रूप से भी एक उम्र के बाद वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उस उम्र में उनके साथ कई बार नई पीढ़ी जो काफ़ी अत्याचार करती है, तो इस अत्याचार के विरुद्ध वो क्या कदम उठा सकते हैं? बहुत से ऐसे कानून हैं। सबसे पहले मैं आर्थिक रूप से कानून बताऊँ तो 125 सीआरपीसी का एक कानून है कि इसके अंतर्गत एक बुजुर्ग माता-पिता
अपने बच्चे से भरण पोषण की मांग भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस कानून में सुधार की आवश्यकता है और आगे इस पे सुधार की बात चल भी रही है कि 125 के अंतर्गत एक अगर 65 साल 70 साल का बुजुर्ग है और उसका बेटा उसका पालन पोषण नहीं कर रहा, बड़ा अधिकारी है और वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाता है, तो 65-70 साल का व्यक्ति अगर 125 के लिए कोर्ट में खड़ा है तो हम कैसे माने कि वो बुजुर्ग या ओल्ड सिटीजन जो व्यक्ति है वो इस लड़ाई को, कानूनी लड़ाई को लड़ेगा। आपको मालूम है कानूनी लड़ाई कितनी आजकल कष्टदायी हो गई है। उस कानूनी लड़ाई को वो अपने पुत्र के खिलाफ लड़ रहा है जो युवा है। तो क्यों ना कानून में ही ये नियम बना दिया जाए कि अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसको एक पेमेंट का एक परसेंटेज उसके माँ बाप को जो है वो देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के मामले में तो ये होता है कि पिता पुत्रों में बंटवारा करता था। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये परंपरा है कि कुछ हिस्सा अपने लिए वो रख लेता और उस हिस्से को जो भी बच्चा जो है जोतता है या उसकी फसल लेता है तो उसका एक पार्ट जो है उनको देता रहता है। इस तरह से उनकी एक आर्थिक सुरक्षा बनी हुई है। और आर्थिक सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है कि जब तक आर्थिक सुरक्षा रहती है तो बाकी लोग भी जो है बुजुर्ग व्यक्ति का थोड़ा सा सम्मान करते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं। और कानून में भी ये होना चाहिए, एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यथा ही कहना चाहिए उसको कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, वो बच्चा यूपीएससी में एक बहुत बड़े पद पे आईएएस के रूप में अपना पोस्टेड हो गया, उसकी शादी भी हुई। कुछ कारणों से ये हुआ कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई और उसकी पेंशन, उसकी नौकरी सारी की सारी उसकी पत्नी को मिली, उसकी प्रॉपर्टी भी सब पत्नी को मिली, बुजुर्ग माँ बाप को कुछ नहीं मिला। तो ये भी हमारे कानून में एक विसंगति है, इसमें भी एक संशोधन होना चाहिए कि पुत्र की संपत्ति में माँ बाप का भी एक अधिकार होना चाहिए और उसके वेतन में भी माँ बाप का एक अधिकार होना चाहिए, ताकि माँ बाप जो अपने खून पसीने की कमाई से या पूरा अपना जीवन अपने बच्चे में समर्पित कर देते हैं और नए कानून के हिसाब से अगर उन्हें कुछ ना मिले तो ये अन्याय कहलाएगा मेरे मन में। लेकिन इस पे भी कानून बनने की तैयारी चल रही है और कोई ना कोई ऐसे कानून सकारात्मक। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दूसरी रही बात बुजुर्गों के लिए और भी है, जैसे ट्रेन में कई सुविधाएं हैं कि अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको रिजर्वेशन में प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही उसको मतलब पेमेंट, जो टिकट का पेमेंट है वो थोड़ा सा कम लगता है। इसके साथ सीनियर सिटीजन के जो मामले न्यायालय में चलते हैं उनको त्वरित गति से निपटाने का एक टारगेट रहता है कि उसको तेजी से अपने को निपटाना है। बहुत सी जगह उनके लिए ये सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन एक जो आर्थिक रूप से जो पक्ष है उसको संभल करने के लिए कहीं ना कहीं कानून के रूप में ही लायबिलिटी अगर बच्चों में डाल दी जाए तो अलग से कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कोर्ट में जाए और फिर 125 का केस दायर करे और फिर वो मंथली हम उसका पेमेंट बांधे। एक कानून बन जाए कि अगर वेतन भोगी है या प्राइवेट वेतन भी करता है तो कुछ ना कुछ उसका जैसा सीपीएफ जीपीएफ कटता है उसमें से कुछ पार्ट उसके माँ बाप को मिलता रहना चाहिए। बहुत जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और इस तरह की यदि पहल होती है तो सभी के लिए बहुत अच्छा है। अब एक और बात हम जानना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं के लिए, विशेष तौर पर बुजुर्गों के लिए, कि ऐसे कौन-कौन से कानूनी प्रावधान हैं जो उन्हें जानने चाहिए, जो उनके अधिकार हैं और उससे उन्हें अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए? बहुत संक्षेप में अगर बताऊं तो कानूनी अधिकारों के रूप में बुजुर्गों के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे उनका कोई मामला न्यायालय में चलता है तो उसको प्राथमिकता से निपटाने के लिए प्रावधान है कि उसको आपको अगर 100 मामले हैं उसमें से अगर हमारे पास सीनियर सिटीजन के 2-4-6 मामले ऐसे हैं तो उनको हम पास के डेट लगा के जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि छोटे छोटे सिविल मामलों को लेके या क्रिमिनल मामलों को लेके सालों से वो आ जा रहे हैं, तो एक तो वो एक परेशानी होती है। बीमार है, वृद्धावस्था में है, तो आजकल एक पेंशन का प्रावधान भी जो है वो कर दिया है कि जिनके कोई करने वाले नहीं थे वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से भी उनकी एक आर्थिक मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं और रेलवे में रिजर्वेशन का एक उनका जो प्राथमिकता है या उसमें जो पेमेंट कम लगती है वो है। इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनमें कमी है कहीं ना कहीं, तो वहाँ अनुभवी हमारे जो सीनियर सिटीजन उनको लेना चाहिए। खासकर जैसे हम पालना घर का एक कॉन्सेप्ट चलने लगा आजकल कि वो जो कामकाजी महिलाएं होती वो बच्चों को छोड़ के जाती जी। तो वहाँ कहीं ना कहीं हो हमारी बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनको हम उपयोग में ले सकते हैं। वहाँ पे न सिर्फ उससे उनकी कुछ आर्थिक स्थिति बढ़ेगी बल्कि उनको बच्चों के साथ एक मिलने जुलने का और
उनके साथ एक स्नेह प्यार उसका वो भी प्राप्त हो। तो थोड़ी सी एक समाज में एक अलग सी सोच की जरूरत है। अगर वो सोच बहुत अच्छी रहे तो ये सब हो सकता है। आज हम देखते हैं ना, कई बार हम बच्चों को कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ते जाते कहीं जाते आते, तो कभी हम अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि हमारे बुजुर्ग भी कहीं यहाँ वहाँ अपना जाए। आप ठीक है, आप कहीं नहीं हो, आप समय नहीं दे पा रहे, तो कहीं ऐसी जगह उनका प्रबंध किया जाए कि जहाँ वो रिश्तेदारों में अपना समय दे सके, गांव में अपना समय दे, उनको अपने गांव की माटी से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से हमेशा जुड़े रहने दें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि और आमतौर पर ये होता भी है कि एक दंपति घूमने के लिए जाती है तो वो बच्चों के बारे में सोचती है और बुजुर्गों के बारे में नहीं कि हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा या कैसे रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बातें बताई जज साहब। हम निश्चित तौर पर हमारे सभी श्रोता आपकी बातों से लाभान्वित होंगे। आप आज आकाशवाणी छिंदवाड़ा आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे सारे श्रोतागण जितने मुझे सुन रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और जाते जाते बस मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी आज कल और रात, बहुत मैं देखी पुरानी, कि उसमें तीनों पीढ़ियों का दिखाया गया है। और 3 पीढ़ी में एक दादा रहता है, एक उसका पिता रहता है, एक उसका पुत्र रहता है। तीनों में वैचारिक मतभेद रहता है, लेकिन आपस में स्नेह बहुत अधिक रहता है। तो बेशक हमारे आयु अंतराल के कारण हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों में भिन्नता हो सकती है, सोच में, एजुकेशन के कारण भिन्नता हो सकती है, लेकिन हमारा प्रेम, स्नेह, हमारी परंपरा और हमारा जो परिवार के साथ जो जुड़ा है वो हमेशा बना रहे। हर युवा को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर में जो अमूल्य निधि है, जिसको ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, उसको संभाल के रखें। ये बहुत अमूल्य निधि है आपके पास, इसका ध्यान रखें, इसका ख्याल रखें, इनको समय दें। इन्हीं बातों के साथ में धन्यवाद। जज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और निश्चित तौर पर आपकी बातों से हमारे सभी श्रोता लाभान्वित होंगे और बुजुर्गों को, युवाओं को आपकी बातों से प्रेरणा मिलेगी। आकाशवाणी छिंदवाड़ा स्टूडियो आने के लिए जज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी